नमस्कार साथियों, भगवा क्रांति पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोग आपको वो इतिहास बताएंगे जो इतिहास आप लोगों के से छुपाया गया है। तो हम लोग आपको, आप जानते हैं कि हमारे पेजेस से या हमारे बाकी अकाउंट से आपको गौरवपूर्ण इतिहास था और जिसको छुपा लिया गया था। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिसका इतिहास में नाम इतना ऊंचा है कि जितना किसी और का नहीं है, पर ज्यादातर लोग उनके बारे में आज के टाइम में जानते ही नहीं है। हम लोग अगर बात करते हैं तो केवल उन लोगों की बात करते हैं जैसे हमारे इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया किसका जाता है। जैसे जिनको इतिहास का नॉलेज है वो जानते हैं, पर ज्यादातर लोग बताएंगे आपको कि बाबर बाबर, हुमायूं हुमायूं के बाद में अकबर, यही सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। पर उनसे एक ज्यादा गौरवपूर्ण इतिहास जो है, जो आपसे छुपा लिया जाता है, जिस इतिहास के बारे में आपको रियल में पता होना चाहिए। असल में आप लोगों को उस इतिहास के बारे में इसलिए भी नहीं पता है क्योंकि पिछले अगर आप 5-6 सालों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतिहास पे बेस्ड कुछ पिक्चरें ऐसी आने लगी हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत मिलती है। पर जब हम देखने आते हैं कुछ हॉलीवुड की पिक्चर्स, तो हमको देखने को कौन सी पिक्चर्स मिलती हैं? जैसे हम लोग जब देखते हैं तो द लास्ट समुराई जैसी मूवीज देखने को मिलती है हॉलीवुड में, या हम लोग को ग्लैडिएटर मिलेगी, या हम लोग को स्पार्टस जैसी मूवीज देखने को मिलेंगी। ट्रॉय आप देखते हैं, एक मूवी ट्रॉय भी नाम है। तो इन मूवीज में इतना अपने योद्धाओं का ऐसा गौरवपूर्ण वर्णन किया जाता है कि जिसको देख के हम लोगों को लगता है कि यार हमारे इतिहास में ऐसे गौरवपूर्ण योद्धा थे कि नहीं थे। तो आज हम एकदम आपको बताएंगे कि जैसी स्टोरी द लास्ट समुराई में, उससे ज्यादा वीरता से और उससे ज्यादा अच्छे ढंग से अपने पास में ऐसे कौन से योद्धा थे जो युद्ध लड़ते थे, और उनके युद्ध का वर्णन करने में आपको लगेगा कि हाँ, इस बार कोई एक ऐसा योद्धा आया निकल के जिसने सही में ऐसा युद्ध लड़ा था कि जिसको सदियों तक याद किया जाना चाहिए था। पर हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने हमें उस योद्धा से वंचित कर दिया, उससे हमें दूर कर दिया। असल में हम लोग हमेशा पढ़ते किनके बारे में? हम लोग पढ़ते हैं अकबर के बारे में पढ़ते हैं। तो अकबर के बारे में पढ़ने के दौरान हम लोगों को समझ में आता है कि हम लोग महाराणा प्रताप को भी जानते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं। पर आज हम आपको महाराणा प्रताप के बारे में नहीं, उनके दादाजी के बारे में बताएंगे जिनका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा के बारे में जब हम आपको बताएंगे तो आप जो लास्ट समुराई में जो मूवी आप देखते हैं और जिसमें आप देखते हैं कि द लास्ट समुराई में तलवारों से योद्धा लड़ते हैं और उनके सामने गोलियों और तोपों की बौछार होती, पर वो लड़ते आते हैं। हम लोगों को हॉलीवुड की मूवीज में इस तरीके का जब देखने को मिलता है तो हम लोग बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं। पर असल में ऐसी मूवी हमारे देश में बननी चाहिए थी, वो भी राणा सांगा के ऊपर। जब राणा सांगा के ऊपर हमारे देश के अंदर मुगलों ने आक्रमण किया था तो उस समय राणा सांगा अपने सैनिकों के साथ में वैसे ही तलवार के साथ में युद्ध लड़ते हैं, तलवार और भालों के साथ में, और उनके सामने तोपों और गोलियों की बौछार हो रही थी। आप अब यहां पर सोचिए कि एक ऐसी राजपूत सेना जो तोपों और गोलियों के सामने बिना डरे लगातार आगे बढ़ते हुए युद्ध क्षेत्र में पहुंचती है और युद्ध लड़ती है। अब आप सोच सकते हैं कि जब तोपें और गोलियां चल रही होती है ना, तो उस समय सबको पता होता है कि मृत्यु यहां पर निश्चित है, मगर उसके बाद भी अगर आप लड़ते हैं तो इसीलिए देखिए, सब लोग बताएंगे आपको मुगलों की बहुत वीर गाथाएं, पर मुगलों की वीर गाथाओं के बारे में हम आपको यहाँ पर एग्जैक्ट जानकारी देंगे कि मुगलों की कोई वीर गाथाएं नहीं थी। आप मुगलों के अगर हम आपको इतिहास बताएंगे तो इतिहास में जैसे बाबर आए, उन्होंने 4 युद्ध लड़े थे। खानवा, पानीपत का सबसे पहले लड़ा, उसके बाद खानवा का लड़ा, फिर चंदेरी का लड़ा, फिर घाघरा का लड़ा। एक भी युद्ध में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर आपको ऐसे युद्ध का वर्णन मिलेगा जहां पर बाबर युद्ध के मैदान में उतर के 100 सैनिकों को मार रहे हैं, 20 सैनिकों को मार रहे हैं, उन्होंने तलवार लड़ी और उनके कहीं पे घाव लग गया। बाबर हमेशा से युद्ध में, बाबर क्या, मुगल जितने भी राजा रहे वो युद्ध क्षेत्र में पीछे खड़े रहते थे और युद्ध जो है अपनी रणनीति के द्वारा लड़ते थे। पर योद्धा कौन होते हैं उनके बारे में आप जानिए। राणा सांगा जब युद्ध लड़ते थे, आप खानवा का युद्ध हटा दीजिए, अगर राणा सांगा के बाद एक सबसे बड़ा फैक्ट आपको और बताएंगे यहाँ पर। जैसे कि इतिहासकार, वामपंथी इतिहासकार, राणा सांगा का इतना बड़ा कद था कि उसको धूमिल करने के लिए वो क्या करते हैं, वो राणा सांगा के बारे में हमेशा से गलत लिखते हैं। वो लिखते हैं कि बाबर को राणा सांगा ने भारत में आमंत्रित किया था इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए। ये एक मिथ्या है। अब आप सोचिए कि राणा सांगा बाबर को क्यों आमंत्रित करेंगे? इतिहासकार इसमें तर्क देते हैं कि राणा सांगा बाबर को इसलिए आमंत्रित करेंगे कि बाबर आएंगे तो इब्राहिम लोधी को हरा देंगे, उसके बाद बाबर वापस लौट जाएंगे और राणा सांगा जो है दिल्ली की गद्दी पे काबिज हो जाएंगे। तो ये इस तर्क को मैं आपको यहाँ पर अभी बिल्कुल एकदम खंडित करके एकदम प्रूफ कर दूंगा कि ऐसा हुआ ही नहीं था। क्योंकि 1517 का जो खतौली का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा ने पहले ही इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। उसके बाद में उनका 1518 में मालवा पे जब उन्होंने युद्ध करते हैं, मालवा के विरुद्ध जाते हैं युद्ध करने के लिए, तो मालवा के वो राजा को उस समय वहां पे हरा देते हैं। उसके बाद जो उनका तीसरा युद्ध गुजरात के विरुद्ध अभियान होता है, जिसमें
में 1520 में, तो वहां पर वो तीसरे में गुजरात के राजा को हरा देते हैं। जो तीनों मुस्लिम शासक उस समय के बड़े शासक थे, उन तीनों को तो राणा सांगा पहले ही हरा चुके थे। और खतौली के युद्ध में तो यहां तक का ये हुआ था कि उन्होंने इब्राहिम लोधी के बेटे को पकड़ लिया था, पकड़ के 6 महीने अपनी कैद में रखा था। ये देखिए, ये यहाँ पर सबसे फैक्ट वाली चीज है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी, केवल ये राजपूतों के खून में मिलती है। वो अपने यहाँ जिनको पकड़ के रखते हैं उनको आराम से रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, बढ़िया उनकी आवभगत करते हैं। उसके बाद में वो उन्हें, जैसे मुस्लिम शासकों को आप पाएंगे मृत्यु दंड देते हैं, मगर यहाँ पर क्या होता है, राजपूत शासक हमेशा से खिलाने पिलाने के बाद में छोड़ देते हैं। अगर आप राणा सांगा के बाबा, जो बाबा थे राणा कुंभा, उनके विषय में पढ़ेंगे तो उन्होंने जब महमूद खिलजी एक जो योद्धा था, वही मालवा का था, उसको पकड़ के 6 महीने खिलाने पिलाने के बाद में उसको काफी सोना वोना देकर के पारितोषिक देके भेजा, तुम मेरे यहाँ से गए जा रहे हो तो लोगों को बताना जा करके कि कैसी आवभगत राजपूत लोग करते हैं अपने जो दुश्मन को भी वो अपने यहाँ आराम से बैठा करके खिलाते हैं और उसको इतना खिलाते हैं कि वो एकदम प्रसन्न होकर के हमारे यहाँ जाता है। तो यही राणा सांगा ने किया, उन्होंने इब्राहिम लोधी के बेटे को खिला पिला करके अच्छे से भेजा। इब्राहिम लोधी हमेशा युद्ध हारने के बाद में लगातार, इब्राहिम लोधी पहला युद्ध जो हारा, खतौली का युद्ध हारा, फिर जो गुजरात का जो शासक था वो भी शासक, क्योंकि इब्राहिम लोधी का सेनापति था, जब उनकी सम्मिलित तीनों लोगों की, मतलब गुजरात, मालवा और गुजरात की तीनों सम्मिलित सेनाएं उससे हार गई, तो इब्राहिम लोधी कहता है कि दुश्मन अगर मिले तो ऐसा ही मिले राणा सांगा जैसा, जो युद्ध जीतने के बाद भी मतलब कि मेरे पुत्र को मेरे पास जीवित छोड़ जाता है। तो राणा सांगा की वीरता के, अब खतौली के युद्ध में आप देखिए, खतौली के युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट जाता है और उनके पैर में भी, उनका पैर वो लंगड़ा के चलने लगते हैं क्योंकि पैर में भी उनके घाव आ जाता है, बहुत बड़ा घाव। उसके बाद भी पूरा युद्ध लड़ते हैं। ऐसा योद्धा दूसरा आप इतिहास में बताइए जिस समय उनकी हाथ कट जाए या उनका पैर कट जाए, ऐसा केवल राजपूतों में ही आपको मिलेगा, जहां पर आप पाएंगे। लोग उसको अतिशयोक्ति कहते हैं, मगर इतिहास में मुस्लिम इतिहासकार थोड़ी गलत लिख देंगे कि जहां पर राजपूतों के सर कट जाते थे मगर उसके बाद भी धड़ लड़ते रहे। तो इसी प्रकार के हमारे जो राणा सांगा योद्धा थे, इन्होंने, अब बाकी लोग जो बताते हैं कि खानवा का युद्ध हार गए और भाग गए थे, तो आपको आज मैं खानवा के युद्ध का पूरा एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर सच्चाई बताऊंगा कि युद्ध हारे या भागे नहीं थे वहां से। असल में हुआ यह था कि मालवा में जो सिलहदी राजपूत थे वो अपनी 20 से 30 हजार की सेना लेकर के राणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे युद्ध में। और क्योंकि आप जानते हैं मुगल बिना फूट डाले या बिना किसी तरीके की जालसाजी के कोई युद्ध कभी जीत नहीं पाए हैं। हम उनके सारे युद्ध बताएंगे जो उन्होंने सारे जीते, क्योंकि अब आप भगवा क्रांति से जुड़ चुके हैं तो इतिहास में जितने भी प्रमुख युद्ध हैं सबका आपको वर्णन धीरे धीरे एक एक करके पूरे, आपको जब तक सारे युद्धों का वर्णन नहीं हो जाएगा, 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, हम आपको सारा इतिहास बताएंगे, एक्चुअल इतिहास जो है। तो इस युद्ध में हम बताते हैं हुआ क्या था। तो उन्होंने प्रलोभन देके जो सिलहदी के लोग थे उनको अपनी तरफ मिला लिया था, और उसके बाद में जो एकदम से जो पाला बदला था, जो 20 हजार के सैनिक जो दूसरे पाले में चले गए, बाबर के पाले में। पर यहाँ पर आप सोचेंगे राणा सांगा का मनोबल टूट गया, ऐसा नहीं हुआ था। राणा सांगा उसके बाद भी, तो गोली चलने के बाद भी, उनकी सेना में से 20 हजार सैनिकों के पाला बदलने के बाद भी वो युद्ध लड़ते रहे। तो बाबर को जब लगता है वो युद्ध नहीं जीत पाएंगे, तो बाबर इस फिराक में रहता है कि कैसे राणा सांगा पर हम लोग जो है उनको घायल कर लें। तो बाबर अपने जितने भी उनके जो तोपची होते हैं और उनके बंदूकची होते हैं उनको ये निर्देश देता कि आप केवल राणा सांगा को निशाना बनाइए। तो राणा सांगा के यहाँ पर एक गोली उनकी आंख में आकर के लग जाती है। अब गोली आंख में लगने के कारण वो मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। तो इस समय एकदम से एक ऐसी स्थिति राजपूतों के बीच में उत्पन्न होती है कि उन्हें राणा सांगा दिखाई नहीं पड़ रहे होते हैं, और दूसरी तरफ सिलहदी वाले जो 20 हजार सैनिक थे वो पाला बदल चुके होते हैं। तो राजपूत योद्धा थोड़ा सा विचलित होते हैं। पर क्योंकि आपको मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि राजपूत जब भी निकलते हैं तो साका करने के लिए निकलते हैं, केसरिया पगड़ी बांध करके कि युद्ध मैदान से या तो उनकी लाश आएगी या तो विजयी होकर के आएंगे। राजपूत सैनिक उस समय लड़ रहे होते हैं। तभी इस समय जो मैंने पिछले वीडियो में झाला परिवार के बारे में बताया था, झाला परिवार के उस समय जो सेनापति होते हैं वो राणा सांगा का छत्र और उनका मुकुट धारण करते हैं और उसके बाद वो युद्ध को आगे जारी रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राणा सांगा ने जो युद्ध लड़ा था, उस युद्ध में राणा सांगा, यहाँ पर किसी भी इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि राणा सांगा युद्ध मैदान से भागे हैं या युद्ध मैदान से वो छुप गए कहीं जाकर के। उन्होंने, मुस्लिम इतिहासकारों ने यह लिखा कि राणा सांगा को उनके सेना के जो सेना नायक बाकी के थे वो उनको घायल अवस्था में उठा करके लेके गए, और उसके बाद बाबर की सेना के पास इतना मनोबल नहीं बचा था कि इतनी वीरता से जो राजपूत लड़ रहे थे कि वो जाकर के मेवाड़ पे आक्रमण करके उस राज्य पे अपना अधिकार कर पाते। बाबर की सेना ने स्पष्ट कह दिया युद्ध यहीं पे समाप्त हो गया, हम लोग जीते हैं या हारे हैं इसका कोई अभी यहाँ पर फैसला नहीं हुआ है, हमारी सेना वापस जो है लौट चलती है, और मेवाड़ पे कोई आक्रमण नहीं हुआ था। इसके जब दूसरे युद्धों में आप देखेंगे, पानीपत का युद्ध देखेंगे, चंदेरी का युद्ध देखेंगे, घाघरा का युद्ध देखेंगे, बाबर ने तीनों जगह युद्ध जीतने के बाद में वहां के साम्राज्य पे कब्जा जमाया था। तो अगर खानवा का युद्ध बाबर जीते थे तो मेवाड़ पे उन्होंने अपना जाकर के कब्जा क्यों नहीं जमाया था? पहला पॉइंट यहाँ पर ये आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर राणा सांगा ने पहले ही पूरे जितने भी मुस्लिम शासक थे उनको हरा रखा था तो बाबर को किस लिए आमंत्रित किया उन्होंने भारत में आने के लिए? तो आपको एकदम क्लियर पता चल जाता है कि वामपंथी इतिहासकार हमारे इतिहास से किस प्रकार छेड़छाड़ करते हैं। हमारे जो बड़े सेना
नायक हैं उनके बारे में हम लोगों को गलत जानकारी देते हैं। अब योद्धा के तौर पे अगर आप राणा सांगा का एक मूल्यांकन करेंगे तो बाबर 5 फुट 8 इंच के थे और राणा सांगा जो थे वो 7 फुट 5 इंच के थे। तो 7 फुट 5 इंच का जो योद्धा था ना, उसके सामने बाबर अगर अकेले कहीं मैदान में लड़ लिए होते ना, तो बाबर जैसे 7-8 योद्धा मिल करके भी राणा सांगा को कहीं से हरा नहीं पाते, भले उनका एक हाथ ना रहा होता और उनकी एक टांग ना रही होती। तो योद्धा के तौर पे जब भी आप देखेंगे, तो आप सिसोदिया वंश में जब भी जाएंगे तो आप पाएंगे, अगर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुगल परिवार के जो भी योद्धा थे उनके बारे में और सिसोदिया परिवार के जो भी योद्धा थे, दोनों के बारे में हम आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि आप जैसे बोलते हैं ना कि मुगल जो योद्धा थे तो कैसे योद्धा थे, ये आपको एकदम क्लियर